नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पे अमित शाह और अजीत डोभाल गृह मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जिस तरीके का एक क्लिनिकल सर्जरी के हिसाब से पीएफआई के ऊपर कार्रवाई की और पलक झपकते उनको आइडिया तक नहीं लगा और 250 से ज्यादा पीएफआई के जिहादी सलाखों के पीछे चल गए और देश भर में उनकी दफ्तरों के ऊपर ताला लग गया, तो क्या लगा कि यह संगठन खत्म हो गया। आज गृह मंत्रालय को एक ऐसी सूचना मिली कि जिससे तमाम एजेंसियों में हड़कंप मच गया और आनन फानन बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़े हैं, क्योंकि ये जहर पीएफआई का ये समाज में इस तरह से फैला हुआ है कि कभी भी कुछ भी कहीं भी हो सकता है। दो बड़ी जानकारी आई है कि इनके लिस्ट पे 5 आरएसएस के लीडर्स थे जिनको ये सर तन से जुदा करने वाले थे। और तो और जानकारी ये भी मिली एजेंसियों को कि दशहरे और दीपावली के दौरान इन लोगों ने पूरी तरीके से ये प्लान बना रखा है कि इस देश के अंदर में बॉम्ब धमाके किए जाएंगे और ये खुलासा इन रेड्स के दौरान हो रही है। और जब रेड के दौरान बरामद की गई चीजों को खंगाला जा रहा है तो एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे राज खुल रहे हैं जिससे वो बातें बिल्कुल सत्य साबित होती हैं, जिसके आधार पे मोदी सरकार ने पीएफआई को बैन किया था। गृह मंत्रालय की तरफ से साफ साफ ऐलान किया गया था कि क्यों पीएफआई के ऊपर हमने कार्रवाई की है। क्या स्टेटमेंट आया था? द यूनियन होम मिनिस्ट्री सेड दैट पीएफआई एंड इट्स एसोसिएट एंड एफिलिएट्स were found to have been involved in serious offenses including terrorism, its financing, targeted gruesome killings, disregarding constitutional setup of India, disturbing public order, etc., prejudicial to India's integrity, security and sovereignty। ये आधार थे कि पीएफआई आतंकवाद में लिप्त है, आतंकवाद को फिनेंस कर रहा है, हिंदुस्तान की सुरक्षा, हिंदुस्तान की एकता अखंडता के लिए यह खतरा बन रहा था और ये समाज के अंदर दहशत और हिंसा फैलाने का काम कर रहा। ये बातें तो सब ठीक है, लेकिन सर्च के दौरान कुछ ऐसी ऐसी चीजें निकली जिससे होश उड़ा हुआ है गृह मंत्रालय का। और इसलिए आनन फानन 5 टॉप आरएसएस फंक्शनरीज को सिक्योरिटी प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया है? क्योंकि ये खबर क्या आई है, इसे सुनिए। केंद्र सरकार ने आरएसएस के 5 नेताओं को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मुहैया कराई है। केंद्रीय जांच और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को इनपुट दिए थे। इसके आधार पर आरएसएस नेताओं को सिक्योरिटी कवर दिया गया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ की वीआईपी सिक्योरिटी विंग को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। एनआईए ने 22 सितंबर को 15 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के 93 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान केरल पीएफआई के मेंबर मोहम्मद बशीर के घर से एक लिस्ट मिली जिसमें पीएफआई के रडार पर आरएसएस के 5 नेताओं के नाम थे। ये मोहम्मद बशीर के घर पे ये जो केरल के अंदर कार्रवाई हो रही थी, मोहम्मद बशीर जो बहुत बड़ा इनफैक्ट केरला के पीएफआई का हेड है, वो उसके घर पे जो दस्तावेज वहां से मिले और उसको जब खंगाला गया तो अब मालूम चल रहा है कि इसमें टारगेट किलिंग 5 आरएसएस के लीडर्स का नाम। और जैसे ही ये जानकारी एनआईए को मिली, फौरन अमित शाह को बताया गया और बिना वक्त गवाए उन्हें Y+ सिक्योरिटी जो है मुहैया कराई गई है। अब आप ये समझिए, जो लोग, जो नेता, चाहे वो राहुल गांधी की पार्टी के हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे ये लालू यादव हो, मायावती हो, अखिलेश यादव हो, ये जो छाती पीट रहे हैं कि हाय हाय पीएफआई को क्यों बैन कर दिया, इतने सारे पीएफआई के जिहादियों क्यों जेल के अंदर डाल दिया,
वो क्या जवाब देंगे? लिस्ट बनाकर लोगों की हत्या करना यह पीएफआई का पेशा बन चुका था। और ये मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ लिस्ट 5 आरएसएस के लोगों का ही नहीं है। इस देश में इस तरह के अर्बन नक्सल्स भी पकड़े गए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के असैसिनेशन का प्लान बना रहे हैं। यही पीएफआई के लोग। ये पीएफआई के ऊपर कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि फुलवारी शरीफ में जब छापेमारी हुई तो ये पता चला कि प्रधानमंत्री मोदी जो अगस्त में जो उनका दौरा बिहार का पटना में था, उस दौरान ये लोग फिर से वही कुचक्र चलाने वाले थे जो चुनाव से पहले 2014 में पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री मोदी को असैसिनेट करने की प्लानिंग की गई थी। अब तो वहां पर सरकार भी इनके मन के मुताबिक है, जो पीएफआई को खड़े खड़े डिफेंड करने में जुटी हुई है। लेकिन ऐसे नेताओं को यह भी समझ में आना चाहिए कि इस पूरे रेड के दौरान पीएफआई की तरफ से क्या क्या खुलासे हुए हैं। एक और खबर आई है, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्या खबर आई है? द एनआईए स्टेटेड that the specific documents relating to the explosive were recovered from 3 jihadis arrested from Lucknow, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 30 जिहादियों को पीएफआई के कार्यकर्ताओं को जो गिरफ्तार किया गया, वहां एक्सप्लोसिव बनाने और उसके साथ कैसे आईडी वगैरह तैयार किया जाता है, उससे जुड़े हुए स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। आगे क्या है खबर में? रिपोर्ट्स मेंशन that bomb making materials were also recovered from 3 accused identified as Mohammad Faizan, Mohammad Rehan and Sufyan. The 3 had planned to execute blasts at several Hindu religious places during Dussehra and Diwali. The officials are interrogating the individuals and collecting further relevant evidence. ये दिवाली, ये पीएफआई के लोग इसे खूनी दिवाली में तब्दील करना चाह रहे थे। पकड़े गए। अगर नहीं पकड़े गए होते, खून खराबा होता। लखनऊ में पहले भी आईएसआईएस का एक स्लीपर सेल पकड़ा गया था 6-7 महीने पहले, जहां से क्रूड बम्स वगैरह मिले थे। इसी तरीके से बनारस में आईएसआईएस अलकायदा का वो शख्स जो आईआईटी से पढ़ा हुआ था, वो हथियार लेकर गोरखनाथ टेम्पल के अंदर घुस गया था, जहां योगी आदित्यनाथ का निवास है। ये काम जो हुआ है बहुत टाइमली हुआ है। ये दिवाली और दशहरे को, हिंदू पर्व त्योहार को टारगेट करने वाले थे भाई, किस लिए? और इनको बचाने के लिए ये तमाम तरह के ये छद्म किस्म के जो सेक्युलरिस्ट हैं, जिनका पेशा राजनीति में रहकर सिर्फ धंधेबाजी करना, घोटाले करना, पैसा कमाना, अपने घर के अंदर नोटों का पहाड़ बनाना है, इस तरह के लोग पीएफआई के बचाव में उतर आ रहे हैं। जिस तरह की खबरें कुछ तो छुपाई जा रही हैं, क्योंकि ये सारी खबरें तो लोगों को इसलिए बताई जा रही है कि ताकि लोग भी चौकन्ने हो जाएं कि दशहरा दिवाली में आप अपने आंख नाक कान अपने आसपास में वो आप चौकन्ने रहें जब आप बाहर निकलें। कोरोना के बाद पहली बार दशहरा में हर जगह भीड़ नजर आ रहा है। दीपावली भी इस बार धूमधाम से मनाई जाएगी, लेकिन ये गंगा जमनी तहजीब के ठेकेदार, ये हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले ये पीएफआई यही तो कहते थे सीए आंदोलन के दौरान। इन लोगों की क्या प्लानिंग थी, ये तो समय रहते इसका खुलासा हो गया। इसलिए एजेंसियां एक एक पीएफआई के चट्टे बट्टों को पकड़ने में जुटी हुई है। क्या क्या इन लोगों ने साजिश रची है, इसका खुलासा हो रहा है। और जिस हिसाब से एनआईए आगे बढ़ रही है, उससे लगता है कि अभी पीएफआई के खिलाफ एक्शन पूरा नहीं हुआ है। ये जो 250 लोग पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी पीएफआई लीडरलेस हो गई है, ये स्थिति बरकरार रहनी चाहिए। किसी कोर्ट, किसी कानून, किसी रहम के ये हकदार नहीं है, क्योंकि ये देश को तोड़ना चाहते हैं। ये 2047 तक हिंदुस्तान के संविधान को किसी नाले में फेंक के यहां शरिया का कानून लागू करवाना चाहते हैं।
और यह खतरा सबसे बड़ा खतरा है। जो लोग जरा सा भी इस तरह के संगठन, इस तरह की विचारधारा, इस तरह के लोगों को समर्थन करते हुए नजर आए तो ये समझिए कि हमारे बीच बैठे ये मीर जाफर हैं, ये विभीषण हैं, जिनसे मुक्ति पाना जरूरी हो गया है। केंद्र सरकार को इस तरह के अभियान शुरू करने चाहिए कि पीएफआई के एक्टिव कार्यकर्ताओं के साथ साथ पीएफआई के लिए, उसके लिए समर्थन जुटाना, उसके लिए बोलने वाले के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इनको भी जेल के अंदर भेजने का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई इट मस्ट बी फाइट टू फिनिश। और अगर बीच में आपने इस लड़ाई को छोड़ दिया, जिस तरह की हरकत, जिस तरह के इनके मंसूबे हैं, वो हिंदुस्तान के लिए काफ़ी घातक है। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।